नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश चौधरी एक बार मेरे चैनल पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, सहारा समूह की विभिन्न कंपनियों के माध्यम से जो निवेशकर्ताओं ने निवेश किया था उसकी मैच्योरिटी भुगतान तय समय सीमा में नहीं होना इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, जिसको अगर देश की आधी आबादी से कम कहा जाए जो लोग प्रभावित हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। देश के लगभग 65 करोड़ लोग आज सहारा समूह का भुगतान नहीं होने के कारण सीधे तौर से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा होने के बावजूद भी सरकारें सोई हुई हैं और उनके समक्ष हिमालय पर्वत से अड़ी भुगतान नहीं होने का मुद्दा बार बार आंदोलन के माध्यम से और या फिर कई ज्ञापनों के माध्यम से सरकारों के समक्ष पेश करने के बावजूद भी सरकारें इस पर कोई अमल करती नहीं दिख रही। दोस्तों, अगर देखा जाए तो देश की लगभग 65 करोड़ लोग अगर किसी पार्टी के साथ जुड़ जाए तो उसको सिंहासन पर बैठा सकते हैं और अगर किसी पार्टी से मुंह मोड़ ले तो उनका तख्त गिराने का काम भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन निवेशकों की ताकत को ये राजनीतिक पार्टियां हल्के में लेते हुए कहीं से भी समाधान करने की कोशिश नहीं कर रही हैं। ऐसी दशा में अगर 65 करोड़ लोगों की उम्मीदें टिकी है तो वो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर आने वाले 5 दिसंबर 2024 को विगत 12 वर्षों से जो सहारा सेपी का मुख्य विवाद चल रहा है उसकी सुनवाई करने की तारीख तय हुई है। और इसी के साथ हिंदुस्तान से कुछ संगठन भी इन निवेशकर्ताओं की पीड़ा और दर्द को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर पहुंचे हैं। चाहे वो पीआईएल के माध्यम से गए हो और चाहे वो रीट के माध्यम से गए हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि उनकी भी सुनवाई 5 दिसंबर 2024 को ही होना है। ऐसी दशा में यह माना जाए कि देश के लगभग 65 करोड़ लोग अपनी मुरझाई सी आंखों से टकटकी लगाए हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ देख रहे हैं, जहां से निवेशकों के भुगतान की अंतिम किरण या यूं कहे कि अंतिम उम्मीद जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुखार बिंदु से निकलने वाली होगी, इसी का इंतजार देश की लगभग आधी आबादी कर रही है। दोस्तों, यहां पर यह भी देखना जरूरी होगा कि 1978 से जो सहारा समूह फाइनेंशियल के कारोबार के सहित विभिन्न कारोबार में उतरा था, धीरे धीरे बहुत कुछ हासिल करते हुए यह समूह शीर्ष तक पहुंचा था और अपनी उड़ानों को और भी ऊंचा भर रहा था। लेकिन चाहे वो नियत का कहे या फिर नियति का खेल कहे, जो आप अच्छा समझे, लेकिन नियत और नियति ने दोनों की मार को झेलते हुए
समूह धीरे धीरे गर्त की ओर चला जाता रहा और निवेशकों के हाथ तय समय सीमा के बावजूद भी निराशा हाथ लगने लगी और भुगतान में विलंब होने लगा। साथियों, यहां पर मैं ये चीज भी कहना चाहूंगा या यह कथन भी कहना चाहूंगा कि जब तक सहारा श्री यानी सुब्रत राय सहारा जो कहीं ना कहीं 12 लाख या फिर 15 लाख कार्यकर्ताओं के अभिभावक कहे जाते थे, उनको इतना मान सम्मान दिया जाता था जितना कार्यकर्ता अपने घर में अपने बुजुर्गों का मान सम्मान भी कम करते थे, उनसे कई गुना ज्यादा सहारा श्री का मान सम्मान करते थे। और वो जब तक जीवित थे तब तक हमेशा ऊंची उड़ानें भरने का हौसला कार्यकर्ताओं को देते रहते थे। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में जो सहारा सेबी का विवाद हुआ और इस विवाद के चलते चलते इतना आगे बढ़ गया कि धीरे धीरे सहारा समूह गर्त की ओर जाता रहा और निवेशकों को तय समय सीमा में भुगतान होने में विलंब होता गया और धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि सहारा समूह एक दिन अपने आप को भारतीय रेलवे से ज्यादा, या फिर यूं कहे जाए कि भारतीय रेलवे के बाद दूसरी ऐसी कंपनी थी जो देश में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने का काम कर रही थी। लेकिन ये नियत का खेल कहे या फिर नियति का खेल कहे, समय चक्र का खेल कहे या फिर समूहों के ईगो का खेल कहे, धीरे धीरे सारा सब कुछ चौपट होता गया और जिस समूह की इस देश में लगभग 5000 कार्यालय हुआ करते थे, वो सारे कार्यालय धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच गए। और आज की अगर मौजूदा परिस्थिति को देखा जाए तो इनके प्रशासनिक कार्यालयों को छोड़कर जितने भी शाखा कार्यालय, सेक्टर कार्यालय या फ्रेंचाइजी कार्यालय थे, वो सारे बंद होने की कगार पर पहुंच गए या फिर बंद हो गए। और बंद होने का मुख्य कारण निवेशकों का समय पर भुगतान नहीं होना था। साथियों, 14 नवंबर 2023 को सहारा श्री इस दुनिया को अलविदा कहकर चलते रहे और इसके बाद सहारा समूह के मैनेजमेंट ने ऐसा मौन धारण किया कि निवेशकों के मन में एक भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि अब हमारा निवेश और उस पर अर्जित देय ब्याज कब और कैसे मिलेगा। इस बीच निवेशकों के दबाव को कहा जाए या फिर हिंदुस्तान के पटल पर उभरे कुछ संगठनों का दबाव कहा जाए या फिर आंदोलन का दबाव कहा जाए, इसके चलते केंद्र सरकार सहकारिता मंत्रालय के जरिए, जो कि सहारा की चारों सोसाइटियों का नियामक है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पटल पर गुहार लगाते दिखा कि सहारा की चारों सोसाइटियों के निवेशकों का भुगतान किया जाना है और सहारा सेबी में जो फंड पड़ा है उसमें से 5000 करोड़ रुपए हमें दिए जाए जिससे हम निवेशकों का भुगतान कर सकें। दोस्तों, सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाए इस कदम को देखते हुए
हिंदुस्तान के आम निवेशकों में एक नई किरण का संचय हुआ कि सहारा ही नहीं, कम से कम सहकारिता मंत्रालय आगे आकर अब निवेशकों की सूद लेते हुए हमें भुगतान किया जाएगा। लेकिन उस पहल पर सहकारिता मंत्रालय एक पोर्टल का निर्माण करता है और उस पोर्टल की निगरानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, एक रिटायर्ड जस्टिस और एक न्याय मित्र के हवाले कर इस भुगतान प्रक्रिया को सुचारू करने का आदेश देते हैं। दोस्तों, उस पोर्टल पर मात्र मूलधन का आवेदन लिया जाता है। अब यह किसका आदेश है कि निवेशकों को मूलधन ही दिया जाए? यह अभी तक इसका नोटिफिकेशन कहीं किसी तरह से न सरकारी एजेंसी ने और ना ही उस कमेटी ने और ना ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहीं से भी दिखाया हुआ है और ना ही निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पोर्टल के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रालय और देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कहते दिखे कि आपके लॉगिन करने के उपरांत 45 दिनों के अंदर निवेशकों का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन 45 दिन को छोड़ दीजिए, यहां पर लगभग 17-18 महीने होने को आ चुके हैं, लेकिन जिन निवेशकर्ताओं ने इस पोर्टल पर अपने कुछ खर्च करके लॉगिन किया था, उनका अभी तक पैसा नहीं मिला है, और मिला भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिफिशियंसी से मेरा मतलब उस आवेदन में कमियों को दर्शाकर निवेशकर्ताओं के सामने परोस दिया गया। निवेशकर्ता इस डिफिशियंसी को लेकर परेशान होते रहे, क्योंकि एक तरफ सहारा समूह के बहुत सारे कार्यालय बंद हैं और दूसरी तरफ ज्यादातर निवेशक गांव और देहात से जुड़े हुए हैं, जो कि इस पोर्टल की भाषा को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। ऐसी दशा में मैं ये समझता हूं कि ये पोर्टल एक निवेशकों के लिए छलावा साबित हो गया। साथियों, पोर्टल पर 10,000 रुपए कुछ निवेशकर्ताओं के खाते में जरूर आए और कुछ समय बाद चुनावों के मद्देनजर सहकारिता मंत्रालय ने, या यूं कहे कि सीआरसीएस ने, इस राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। लेकिन वो 50,000 रुपए तक की राशि भी जितने निवेशकर्ताओं ने इस पोर्टल पर लॉगिन किया है, उसका 1 या 1.5% लोगों को ही, या फिर यूं कहा जाए कि 1.5% निवेशकर्ताओं के खातों में ही वो राशि पहुंच पाई। आज लंबे समय के बाद भी जिन निवेशकर्ताओं का 5 लाख से ऊपर का निवेश है, वो आज भी इंतजार की लाइन में बैठे हैं कि कब हमारी डिफिशियंसी दूर होगी और कब हम पोर्टल पर रिसबमिशन कर पाएंगे। साथियों, ऐसे निवेशकर्ता जिन्होंने 5 लाख से ऊपर का निवेश किया है, उनको आईटीआर की कॉपी मांगा जा रहा है और साथ में उस निवेश के सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट की कॉपी मांगी जा रही है, जहां से आपने विड्रॉल करके सहारा में पैसा निवेश किया है। साथियों, ये ऐसी विडंबना है कि जिन निवेशकर्ताओं ने 2012 से लगाकर 2023 से बीच में निवेश किया है, वो आज आईटीआर की कॉपी कहां से लगाकर देंगे?
और जिन निवेशकर्ताओं ने सिर्फ और सिर्फ री इन्वेस्ट के माध्यम से वो धन आगे बढ़ाया है, जिन कार्यकर्ताओं ने अपना कमीशन, अपना री इन्वेस्ट, अपना इंसेंटिव सारा सब कुछ करवा दिया, वो कार्यकर्ता आज बैंक के स्टेटमेंट की कॉपी कहां से सीआरसीएस को मुहैया करवाएंगे? यह बहुत बड़ा परेशानी का पर्याय बना हुआ है। दूसरी तरफ अभी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने विज्ञापनों के माध्यम से झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों में यह बड़े बड़े चुनावी वादे करते दिखी कि सहारा की पाई पाई का भुगतान हम कर देंगे। तो हम उनको अपने इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि केंद्र में आप ही की सरकार है और एक तरफ आपके पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया 5,000 करोड़ रुपए पड़ा है और दूसरी तरफ लगभग 17-18 महीनों में आप मात्र 1,200 करोड़ रुपए का ही भुगतान कर पाए, तो इसको क्या कहेंगे? क्या आपकी मंशा पर सवाल खड़ा नहीं होता है या फिर आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा नहीं होता है? जरूर होता है दोस्तों। और अब जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय 3, 4 और 5 सितंबर की सुनवाई के दौरान अपने आदेश में यह कहते दिखा कि हम सहारा समूह की तरफ एक रस्सी फेंक रहे हैं, सहारा समूह बहुत गहरे संकट में है, अगर वो चाहे तो इस रस्सी को पकड़कर इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अपना नरम रुख अपनाते हुए इस समूह को बाहर निकालने का मन बना चुका है, लेकिन सहारा समूह है कि निवेशकर्ताओं को किसी प्रकार का राहत देने का मन नहीं बना रहा है। अगर बना भी रहा होगा तो उसकी जो योजनाएं हैं वो निवेशकर्ताओं के समक्ष नहीं आ रही है। दोस्तों, सितंबर 3, 4 और 5 की सुनवाई के बाद अब 5 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसी सहारा सेबी के मुख्य विवाद को सुनने वाला है और इसी के साथ हिंदुस्तान के पटल पर जो संगठन सक्रिय हुए हैं उन संगठनों की रीट याचिका और पीआईएल की सुनवाई भी 5 दिसंबर को ही नवनियुक्त चीफ जस्टिस महोदय माननीय संजीव खन्ना साहब की अध्यक्षता में उन्हीं की बेंच सुनवाई करने वाली है। तो ऐसी दशा में यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि न्याय पाने के लिए देश के लगभग 65 करोड़ लोग आज आने वाले 5 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपना सुप्रीम आदेश सहारा समूह या फिर इन सरकारों को देकर सहारा के आम निवेशकों को और कार्यकर्ताओं को जरूर राहत प्रदान करने का काम करेंगे, जिससे इतने वर्षों से लंबित जिन मां बापों की बेटियों की शादी होनी है, जिन पिताजी के बच्चों को पढ़ाई से कहीं ना कहीं दूर होना पड़ा और देश का एक बड़ा वर्ग
जो कहीं ना कहीं भुगतान नहीं होने के कारण समय पर अपना इलाज नहीं करवा पाए, उन सब लोगों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय राहत जरूर प्रदान करेगा। दोस्तों, समय पर भुगतान नहीं होने को लेकर जहां एक तरफ देश के हजारों निवेशक इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, या फिर निवेशकों के दर्द को नहीं झेल पाने के कारण सहारा के हजारों कार्यकर्ता जो कभी ना कभी इन निवेशकों का सहारा बने हुए थे, इन परेशानियों से जूझते हुए इस दुनिया से अलविदा हो गए, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए, या फिर यूं कहा जाए कि उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये उम्मीद है और ये आशा लगाए, टकटकी नजरों से आज देश के लगभग 65 करोड़ लोग ये देख रहे हैं कि 5 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर कोई सुप्रीम आदेश देगा, जिससे लेकर सहारा के निवेशकों को भुगतान मिलने में जरूर सहायक सिद्ध होगा। साथियों, दुआ कीजिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जो सुनवाई कर रहे हैं नवनियुक्त जस्टिस, चीफ जस्टिस महोदय माननीय संजीव खन्ना साहब, इन निवेशकों के दर्द को समझते हुए कोई ना कोई अच्छा आदेश पारित करें। साथियों, आज रविवार था। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आगे से आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि और कोई जानकारी आपके समक्ष प्रथम दृष्टया साझा कर सकूं। धन्यवाद।